ट्वेल्थ क्लास। नमस्ते बच्चों। हम लोग विविध प्रश्नावली कर रहे थे, आव्यूह के आप विविध प्रश्नावली कर रहे थे। आशा है अगर आप लोग बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आसान के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। इसमें से 12 से 13 नंबर के प्रश्न आते हैं आव्यूह और सारणिक से, ठीक है। और बहुत आसानी से इस नंबर को ग्रैब किया जा सकता है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स वाई और जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह ए बराबर, ये दिया हुआ है, समीकरण ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। ए डैश क्या है? परिवर्त ए है ना, तो पहले ए डैश निकाल लें। ए डैश ये ए है, तो ए डैश क्या होगा? हमने क्या किया, पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया। देखो 0 2 वाई जेड था, तो 0 2 वाई जेड ए और ए डैश ये लिख लिया। अब हमको ए डैश में ए का गुणा करना है। ये ए डैश और ये ए दोनों को गुणा कर रहे हैं तो आई मिल रहा है। आई मीन्स ये 3 क्रॉस 3 का ये भी होगा और इसका विकर्ण क्या होगा? 1 1 1, सॉरी बेटा ये 1 होगा, ठीक है। अब गुणा किया हम लोगों ने, इन दोनों को गुणा किया तो जो हमारे पास मिल रहा है, आप देख रहे हो, गुणा करेंगे तो विकर्ण में पहले में क्या आएगा? 2x स्क्वायर, दूसरे में 6y स्क्वायर, तीसरे में 3z स्क्वायर। आप इसको गुणा करिएगा। देखो पहले रो को इधर कॉलम में गुणा करेंगे, फिर पहले रो के दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे, फिर पहले रो को तीसरे कॉलम में गुणा करके जोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो 2x स्क्वायर बराबर 1, 6y स्क्वायर बराबर 1 और 3z स्क्वायर बराबर 1। तो इससे x y z का मान निकल आएगा कि नहीं? कितना आसान प्रश्न है। और बोर्ड में ये 5 नंबर के प्रश्न में आएगा। 4 नंबर का प्रश्न ख़त्म हो गया है। पहला दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का आता है, दूसरा तीसरा 2 नंबर का आता है, सॉरी तीसरा और चौथा 2 नंबर का आता है, पाँचवा और छठा 5 नंबर के आते हैं, और सातवां और आठवां 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। 1 2 5 और 8 नंबर के। तो ये 8 नंबर में तो नहीं आएगा, ये 2 नंबर में आ सकता है और ये 5 नंबर में भी आ सकता है। अब देखो प्रश्न नंबर 7, x के किस मान के लिए ये तीनों का गुणनफल क्या है? 0 है। x के किस मान, x कहाँ पर है? ये यहाँ है, एक जगह x है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, पहले इन दोनों को गुणा कर लें, फिर जो आए गुणनफल इसमें गुणा करें। तीनों को तो एक साथ नहीं कर सकते ना, तो पहले इसको और इसको गुणा किया। देखो ये 3 3 यहाँ है ना, तो 1 क्रॉस 3 का ये मिला, 1 क्रॉस 3 का ये मिला। देखो इसमें कितने हैं? 3, 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। और ये क्या है? 3 क्रॉस 1 का है ये। तो इसका मतलब ये भी आपको क्या मिलेगा? एक 1 क्रॉस 1 का मिलेगा। ये 6 को 0 से गुणा किया, 2 को 2 से और 4 को x से, तो 4 + 4x। इधर तो ये शून्य अवयव है ही है, ये शून्य मतलब शून्य अवयव है। तो 1 क्रॉस 1 है तो ये भी 1 क्रॉस 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 4x + 4 बराबर 0, यानी x बराबर -1। ये भी या तो 2 नंबर के प्रश्न में आएगा या तो 5 नंबर के प्रश्न में। और अगर आपको गुणा करना आता है तो कितना आसान प्रश्न है या नहीं है? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 8 देखिए, यदि a बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर -5a + 7i बराबर 0। ये 0 अवयव है बेटा। a स्क्वायर का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू a स्क्वायर होगा, -5a होगा और +7i ये होगा, है ना। तो इनको सॉल्व करें, ज़रा सॉल्व करें, इनको गुणा करें, यह आएगा। -5 यहाँ गुणा कर लें, यह आएगा। 7 यहाँ अंदर गुणा कर दें, यह आएगा, ठीक है। अभी सब में क्या जोड़ घटाना ही तो है।
8 में से 15 घटाएं और 7 जोड़ दें, है ना, 0 आएगा। इसी तरह दूसरा तीसरा सारा 0 आ गया। ये 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, खाली यहाँ गुणा करने में ओ ए गुणा करना भी बहुत आसान है। 2 क्रॉस 2 का गुणा तो बहुत आसान है। जिन्होंने सीख लिया है उनके लिए बहुत आसान है, और जिन्होंने अब तक वीडियो देखा ही नहीं या कहीं से भी नहीं पढ़ा तो उनके लिए तो ये बहुत कठिन होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बराबर 0 है तो x का मान। अब देखो इस तरह का सवाल आपने पीछे किया है। ये क्या है, 1 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 3, तो 1 क्रॉस 3 का आपको एक अवयव मिलेगा, और फिर 1 क्रॉस 3 को 3 क्रॉस 1 से गुणा करेंगे तो 1 क्रॉस 1 का एक अवयव मिलेगा, वो भी 0। आपको x का मान निकाला यहाँ पर, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन था उसी तरह, इसलिए हमने इस प्रश्न को आप पर छोड़ दिया है, और इसको आप हमें करके दिखाइएगा भी। ठीक है, कि आपने इस तरह से किया है, तरीका ठीक है या नहीं। ठीक है, अवयव x ज्ञात कीजिए यदि x गुणे इतना बराबर इतना। अब देखो ये 2 क्रॉस 3, 2 रो है ना, तो 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 का है ये एलिमेंट, यानी x भी कम से कम यहाँ 2 होना चाहिए। ये 2 और ये 2 बराबर होना चाहिए, तो 2, और ये 2 क्रॉस 3 का रिजल्ट आ रहा है, यानी ये भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए, यानी ये 2 क्रॉस 2। x क्या होगा, एक 2 क्रॉस 2 का अवयव होगा। कैसे, समझ गए कि नहीं। फाइनली ये 2 क्रॉस 3 का है, तो इसका मतलब इन दोनों का गुणन भी 2 क्रॉस 3 होगा। अच्छा, 2 क्रॉस 3 होगा, यानी यहाँ 3 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, और ये 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, है ना। तो यानी x 2 क्रॉस 2 का एक अवयव होगा। तो हमने क्या मान लिया, ए बी सी डी मान लिया। x का मान क्या है, ए बी सी डी, 2 क्रॉस 2 का एक अवयव। तो अब इसको हम गुणा कर सकते हैं कि नहीं। ये गुणा किया तो ये मान आया, और ये इतने के बराबर है, यानी ये -7 के बराबर, ये -8 के बराबर, ये -9 के बराबर, ये 2 और ये सारे बराबर, तो 6 आपको 1 2 3 4 5 6 समीकरण मिलेंगे। आपके पास 4 ही अज्ञात राशि है, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि नहीं। अब जैसे ये a + 4b में आ गया, है ना, और ये वाला भी a और b में था, तो जो a और b में है उनको, उन समीकरणों को एक साथ लेके कर लेंगे। जो c और d में है उन दोनों को अलग विलोपन विधि से हल कर लेंगे हम लोग। विलोपन विधि से a और b में जो समीकरण है एक साथ लेकर उनको हल कर लेंगे तो a और b के मान आ जाएंगे, और c और d में जो दोनों समीकरण हैं उनको लेकर हल कर देंगे तो c और d में उनके मान आ जाएंगे। ठीक है, इतना तो आप कर लोगे। प्रश्न नंबर 12, यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार हैं कि ab बराबर ba, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए ab पावर n बराबर b पावर n a। ठीक, इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए ए बी पावर n बराबर a पावर n b पावर n। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमको सिद्ध करनी है। पहला कथन क्या है, पहला कथन ऐसे लिखते हैं, Pn कथन क्या है, ए बी पावर n बराबर b पावर n a। ठीक है, और ये दिया हुआ है, ए बी बराबर बी ए दिया हुआ है। अब n बराबर 1 के लिए अगर n बराबर 1 रखें तो ए बी बराबर बी ए आ रहा है, जो कि सत्य है क्योंकि दिया हुआ है। अब n बराबर k के लिए कथन p के सत्य है, ऐसा हमने मान लिया। p के बराबर ए बी पावर k बराबर b पावर k a, ये सत्य है। तो हमने दोनों ओर b का गुणा कर दिया, ये हमने सत्य माना। इसके बाद किया दोनों ओर राइट हैंड साइड में b का गुणा, यहाँ भी b का गुणा किया और यहाँ भी b का गुणा किया, तो a और b को एक साथ ले लिया,
यहाँ तो b पावर k प्लस 1 हो गया, यहाँ a और b को एक साथ ले लिया तो a और b बराबर ba है, ba लिख देंगे हम। ba लिखेंगे तो b पावर k में b का गुणा होके क्या हो जाएगा, bk प्लस पावर प्लस 1, b पावर k प्लस 1 इंटू ए, और ये a b पावर k प्लस 1 हो ही गया। अतः k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अतः फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, ए बी पावर n इज इक्वल टू b पावर n a। दूसरे में क्या था, कथन क्या था, ए बी पावर n बराबर a पावर n b पावर n, है ना। कथन ये नहीं है, गलत लिख दिया शायद, हाँ यही है, ए बी पावर n बराबर a पावर n b पावर n। n बराबर 1 अगर लिखेंगे तो ए बी बराबर ए बी, जो कि सत्य है, ए बी के बराबर होगा। अब n बराबर 1 के लिए पी एन क्या है, सत्य है। अब n बराबर k के लिए देखते हैं, सत्य है कि a बराबर k के लिए सत्य है, यानी ए बी पावर k बराबर a पावर k b पावर k। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड में हमने ए बी से गुणा कर दिया, यहाँ भी ए बी से गुणा कर दिया, यहाँ भी ए बी से गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया ए बी पावर k प्लस 1, ए बी इंटू ए बी क्या हो गया, ए बी पावर k प्लस 1। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। तो ए बी बराबर बी ए हम जानते हैं, तो ए बी को हमने बी ए लिख दिया, ठीक। अब ए पावर के और ए मिल के क्या हो गया, ए पावर के प्लस 1 हो गया, और ये क्या होगा, बी पावर के, ठीक है। इन दोनों को पलट सकते हैं। क्यों पलट सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि बी पावर ए बी इंटू ए पावर के प्लस 1 बराबर ए पावर के प्लस 1 इंटू बी, और बी और बी का गुणा हो गया तो ये आ गया, ठीक। यानी अतः ये k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, अतः सभी n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। कम से कम 2-3 बार ऐसे जितने भी गणितीय आगमन सिद्धांत वाले प्रश्न हैं, 2-3 बार उसको आप एक देख देख के लिखिए, चाहे जैसे भी लिखिए, इसके बाद आपको ये फ्लो में आ जाएगा कि n बराबर 1 के लिए सत्य है तो माना k के लिए सत्य है, और k के लिए सत्य है तो k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ऐसे हमने पीछे कई प्रश्न किए हैं, हर प्रश्न को कम से कम 2-2, 3-3 बार आप सॉल्व कर लीजिए, और इसके बाद अपने आप कीजिए तो देखिए आपको वही स्टाइल, एक ही स्टाइल ही है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर है भी नहीं, ठीक है ना। ये करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों है, लो वो सममित भी है और विषम सममित है, तो वह शून्य अवयव होगा। ये सही है, क्योंकि शून्य अवयव ही सममित और विषम सममित हो सकता है, अन्यथा कोई अवयव सममित और विषम सममित एक साथ नहीं होगा, ठीक है। ये वो था वैकल्पिक प्रश्न था, इसलिए लिखा गया। प्रश्न 15, यदि a बराबर a स्क्वायर तो i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का मान ज्ञात कीजिए। i प्लस ए क्यूब माइनस 7a कितना होगा, ये तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है ना, माइनस 7a, तो i क्यूब तो i ही होगा। a क्यूब को a स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं, a स्क्वायर इंटू ए, और प्लस 3ia तो a हो जाएगा, और फिर ये a इस i में गुणा होगा, है ना, और प्लस 3ia तो a हो गया, a को a से गुणा a स्क्वायर। एक स्टेप हमने छोड़ दिया जिसमें इसको a लिखना था, फिर a को अंदर गुणा करना था, है ना, और माइनस 7 है। i a स्क्वायर तो a है, a स्क्वायर बराबर कितना a, या a क्यूब क्यों लिख दिया, चलो a क्यूब ही लिखा है तो a क्यूब रहने दे रहे हैं। माइनस 3ai ये a हो जाएगा, प्लस 3ai, और प्लस 3a स्क्वायर को हमने a लिख दिया, माइनस 7 है। देखो 3 3 6a था ना, और 6a में से एक 7a घट जाएगा तो माइनस a, ठीक। ai प्लस a कॉमन ले लें तो a स्क्वायर माइनस i हो जाएगा। a स्क्वायर किसके बराबर है, a के बराबर है,
और फिर a से इसमें गुणा कर दिया तो a स्क्वायर ए आई, ये a स्क्वायर a के बराबर, ये ए आई a के बराबर, ए कट गया तो क्या आया i, आंसर C। ठीक है, यहाँ भी इसको हम ए स्क्वायर को ए लिख के ए स्क्वायर यहाँ लिख सकते थे, फिर ए स्क्वायर को बाद में ए कर देते तो 3 3 6 1 7 और 7 ये कट के खाली आई आ जाता, यहीं पर प्रश्न सॉल्व हो जाता, इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। समझ गए कि नहीं? इस ए क्यूब को ए स्क्वायर, जैसे ए था ना, ए स्क्वायर को ए लिख देते तो ये ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर को ए लिख देते। ठीक, चलिए, वेरी इम्पोर्टेंट प्रमेय लिखा हुआ है ये। ए एक वर्गाव्यू है तथा ए व्युत्क्रमणीय है। ए व्युत्क्रमणीय है यदि और केवल यदि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इफ एंड नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका मॉड ए मतलब डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो नहीं है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का अर्थ है व्युत्क्रमणीय हो तो नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर हो तो व्युत्क्रमणीय, दोनों बात आपको सिद्ध करनी है ना। उपपत्ति, माना ए तथा बी एन कोटि के दो वर्गाव्यू हैं। व्युत्क्रमणीय है के लिए क्या कंडीशन होती है? ए बी बराबर बी ए और ये बराबर आई। अगर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें, इनका सारणिक ले लें, तो मॉड ए बी बराबर मॉड बी ए, मॉड बी ए नहीं सारणिक बी ए, और ये सारणिक ए बी को सारणिक बी लिख सकते हैं, इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, और बराबर 1 अर्थात। अच्छा, अब देखिए, दो सारणिक का गुणनफल 1 है, इसका मतलब ना तो ये 0 है ना तो ये 0, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी 0 होता तो 1 नहीं आता है ना। दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, अर्थात ना तो a बराबर 0 ना तो b बराबर 0, यानी कि दोनों क्या है? नॉन सिंगुलर हैं। ठीक है, यानी नॉन सिंगुलर। अब माना a नॉन सिंगुलर है, यानी ये 0 नहीं है, तो a इंटू एडजॉइंट ए, ये तो अभी बताया ही नहीं, फिर ये प्रमेय यहाँ कैसे आने लगा? a इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट अभी बेटा इसको नहीं कराएंगे, क्योंकि ये हमें लगता खाली जगह बची थी तो मैंने ये प्रमेय यहाँ लिख दिया है। अभी इस प्रमेय को नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी ये चीज़ें तो आपने पढ़ी ही नहीं हैं, तो इसलिए इस प्रमेय को यहाँ करने की कोई आवश्यकता भी अभी नहीं है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय, हमें लगता बीच में कहीं मिला तो मैंने इसको यहाँ कर दिया है। अभी जब तक आपको मैट्रिसेस नहीं, डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा देंगे, अवयवों का सारणिक पढ़ा देंगे, तब इस प्रमेय को बताएंगे। अभी ये आप समझ भी नहीं पाओगे, बस इतनी बड़ा प्रमेय है, लेकिन अभी ये नहीं समझ में आएगा। मुझे यही डाउट लग रहा था, लेकिन अभी आप इसको यहाँ छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम सारणिक पढ़ाने चल रहे हैं, इसके बाद उसको हम बताएंगे। ठीक, जब सारणिक में एडजॉइंट वगैरह बता लेंगे तब वो प्रमेय पर आ जाएंगे। अभी इस प्रमेय को मत लिखिएगा आप, हम मान लो नोट में वो चला भी जाएगा तो भी अभी मत लिखिएगा। ठीक है, सारणिक क्या है देखिए, n कोटि के प्रत्येक आव्यूह a बराबर aij को एक संख्या वास्तविक या समिश्र संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। n कोटि के प्रत्येक आव्यूह, n कोटि कहने का मतलब ही आव्यूह क्या है? वर्ग आव्यूह है। n क्रॉस n तो भी वर्ग आव्यूह ही होता, और n कोटि कहा जाए इट मीन्स n क्रॉस n कहा जा रहा है। ठीक है, n कोटि के प्रत्येक आव्यूह को एक वास्तविक या समिश्र संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। सारणिक कोई वास्तविक संख्या नहीं है, सॉरी, आव्यूह कोई वास्तविक संख्या नहीं है। आव्यूह का सारणिक एक वास्तविक संख्या है, वर्ग आव्यूह का सारणिक
एक वास्तविक या सम्मिश्र संख्या होती है। इसे एक फलन की तरह सोचा जा सकता है जो प्रत्येक अवयव को एक अद्वितीय संख्या से संबंधित करता है। अभी इसका अर्थ समझाएंगे। यदि m वर्ग अवयवों का समुच्चय है तो k सभी संख्याओं का समुच्चय है। k क्या है? सभी संख्याओं, वास्तविक तथा सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है। तो एक फंक्शन m से k में जहाँ fa बराबर k, a क्या है? m यानी अवयव, मैट्रिक्स, m फॉर मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है। m समुच्चय है ना, और m का एक एलिमेंट क्या है? a। fa बराबर k यानी a पर a का जो मान होगा इस फंक्शन के तहत उसका मान k होगा। परिभाषित है जहाँ a बिलोंग्स टू m तथा स्मॉल k बिलोंग्स टू k। k क्या है? सभी वास्तविक और सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है। तो fa बराबर k के द्वारा परिभाषित हो सकता है। तब fa अवयव a का एक सारणिक कहलाता है। और इसे ऐसे मॉड a, दो पैरेलल लाइन के बीच में a लिखकर, या डिटर्मिनेंट a, या ऐसे डेल्टा मतलब त्रिभुज से निरूपित करते हैं। यदि a बराबर ABCD तो a के सारणिक को डेल्टा या मॉड a द्वारा ऐसे दिखाते हैं, या तो डिटर्मिनेंट a द्वारा लिखा जाता है। अवयव a के लिए सारणिक a को a का सारणिक कहते हैं, मॉड a को a का सारणिक कहते हैं। और सारणिक केवल वर्ग अवयवों का होता है। और इसका मान कैसे होता है? ऐसे तिर्यण AD माइनस BC। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो AD माइनस BC, ये एक नंबर आएगा। और यही नंबर है जो सारणिक, जो डिटर्मिनेंट A का सारणिक मान है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका मान ज्ञात कीजिए। तो A बराबर इतना दिया हुआ है, तो बल्कि ये मॉड A लिखना चाहिए, यहाँ पर, यहाँ लिखना चाहिए मॉड A। इसी तरह मॉड A ये मान है x² माइनस दिस, ये बराबर 1। ठीक है। 3x3 कोट के अवयव का सारणिक, ये वर्ग अवयव है। ये क्या है? वर्ग अवयव 3 को, और इसको सारणिक के रूप में ऐसे लिखा जाएगा। बस खाली क्या है, ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और ये दो पैरेलल लाइन के अंदर लिखा है। ये रो है और ये कॉलम्स हैं, जैसे इसमें रो और कॉलम्स था। ठीक है। तो सारणिक A को हम ऐसे कैसे छोटे भागों में बांटकर इसका मान निकालेंगे, इसको हम अगले टर्न में बताएंगे आपको। ओके, थैंक यू।